दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है फांसीवाद। फांसीवाद हम राजनीति विज्ञान के तहत पढ़ेंगे कि ये फांसीवाद को हम किस रूप में देखते हैं और इसको मानने वाले कौन कौन से लोग हुए। जैसा कि सबको पता है, फांसीवाद को ही सर्वाधिकारवाद या अधिनायकवाद कहते हैं। फांसीवाद के प्रेरणा स्रोत कौन रहा? फांसीवाद का प्रेरणा स्रोत आदर्शवाद रहा। आदर्शवाद ने जो बातें अपनी नैतिकता के आधार पर कही, फांसीवाद ने वही बातें भौतिक के आधार पर कहा। यानी कि फांसीवाद भौतिकता को अधिक महत्व दिया, फांसीवाद ने व्यक्ति के स्वतंत्रता को महत्व नहीं दिया। फांसीवाद का जो भौतिक आधार है उसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। फांसीवाद को ने राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में माना। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में माना। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन के रूप में माना। जिस प्रकार से साधन अपने उद्देश्यों को साध्य के रूप में प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से व्यक्ति अपने उद्देश्य को राज्य के साथ प्राप्त करते हैं। आदर्शवाद ने नैतिक रूप से राज्य को ईश्वर मान लिया। फांसीवाद ने उसे भौतिक रूप से राज्य को सब कुछ मान लिया। फांसीवाद ने बोला, एक राज्य सर्वशक्तिमान व निरंकुश संस्था है। राज्य सर्वशक्तिमान और निरंकुश संस्था है। निरंकुश संस्था है। मानवतावाद की सबसे घिनौना खुखारवादी विचारधारा फांसीवाद है। इसमें सिद्धांतहीनता है। इसका मूल आधार में कोई सिद्धांत नहीं है। फांसीवाद का जन्म कहाँ हुआ? फांसीवाद का जन्म इटली में हुआ। ये 1922 में इटली में मुसोलिनी ने फांसीवाद के रूप में जाना जाता है। मुसोलिनी ने एक स्टेटमेंट भी लिखा है, हम किसी निश्चित सिद्धांत पर विश्वास नहीं करते। इसका फैलाव जर्मनी में हुआ। 1933 में हिटलर जो फांसीवाद आया उसका प्रेरणा स्रोत कौन था? हीगल था। हीगल किससे सिद्धांत पर आधारित था? हीगल जो है आदर्शवादी सिद्धांत पर आधारित था। आदर्शवाद का ये दार्शनिक है। नाजीवाद नस्लवादी था। ये नाजीवाद इसकी जात थी, ये बहुत नस्लवादी थी, जातिवादी था। अपनी जात पे इसे बहुत ज़्यादा गुमान था। इसी कारण से इसने जर्मनी को तहस नहस कर दिया। इसकी पुस्तक का नाम माइन कॉफ है। जो विचारधारा इटली में 1922 में आई, वही विचारधारा 1933 में जर्मनी में आई। हिटलर के प्रेरणा स्रोत में हीगल थे। हिटलर एक नाजीवादी, जाति का नस्लवादी और जातिवादी था। वह अपनी जाति पे बहुत ज़्यादा गुमान और घमंड था। इसकी पुस्तक का नाम माइन काफ है। आल्दो फांसीवाद के संस्थापक के रूप में किसका नाम है? मुसोलिनी का नाम है। मुसोलिनी ने बोला भी है, फांसीवाद पहले तैयार बच्चे की तरह नहीं था। इसका मतलब कि उसने फांसीवाद को तैयार किया। हिटलर ने एक स्टेटमेंट भी दिया है। हिटलर ने ये स्टेटमेंट दिया है, जिसे जीना है उसे युद्ध करना होगा। हिटलर ने बोला, युद्ध सदाबहार व विश्वव्यापी है। मुसोलिनी ने बोला, पुरुषों के लिए युद्ध वैसा ही है जैसा स्त्रियों के लिए मातृत्व।
मुसोलिनी का ये स्टेटमेंट है, पुरुषों के लिए युद्ध वैसा ही है जैसे स्त्रियों के लिए मातृत्व। हिटलर का एक और स्टेटमेंट है, इटली या तो अपना विस्तार करे या नष्ट हो जाए। इस तरह से राज्य के बाहर कुछ नहीं है, इसका विरोध में कुछ नहीं है। फांसीवाद का नारा है, एक राष्ट्र एक दल एक नाता एक नेता। आयात कुछ नहीं, निर्यात कुछ नहीं। निगमनात्मक राज्य में विश्वास करता है, स्वावयवी सिद्धांत में विश्वास करता है। बाकी बातें हमने बता दी। इसमें सिद्धांतहीनता है, राज्य सर्वशक्तिमान है, व्यक्ति की स्वतंत्रता का कोई महत्व नहीं है, पूंजीवाद व साम्यवाद दोनों का विरोधी है, और अंधराष्ट्रवाद में विश्वास है, युद्ध में विश्वास है, क्रांति और हिंसा में विश्वास है। इसके बाद हमारा चैप्टर है नारीवाद। नारीवाद को जैसा कि शब्द से ही आपको लग रहा है कि नारीवाद की भी एक विचारधारा रही। प्राचीन काल में ही नारी शक्तिमान थी, बट कुछ शक्तिशाली राजाओं ने नारियों पर सत्ता स्थापित कर लिया और धीरे धीरे जो है नारीवाद की जगह पुरुषवाद ने ले लिया, और इस तरह से लिंग के आधार पर महिलाओं को निम्न और पुरुषों को उच्च समझा जाने लगा। प्राचीन काल मिस्र में अरस्तु ने पुरुष और महिलाओं के साथ भेदभाव किया। अरस्तु ने महिलाओं का घर चहारदीवारी के अंदर होना चाहिए ऐसा लिखा। प्लेटो ने स्त्री और पुरुषों में समानता की बात बताई। आधुनिक नारीवाद की रचना में मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की एक रचना है, वो लिखी गई है जिसमें मेरी वोllस्टोनक्राफ्ट की ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन, ए विंडिकेशन of the right of women। ये किसकी पुस्तक है? इस पुस्तक का लिखने वाले का नाम वोllस्टोनक्राफ्ट है। वोllस्टोनक्राफ्ट है, जो 1700 पहली रचना इन्होंने की थी 1792 में। तो वोllस्टोन ने किया था मातृत्व के विरोध या प्रतिक्रिया, पुरुष विरोध की आवाज़। इसका मानना, पुरुष महिलाओं का शोषण करते हैं, पुरुष नारी को अपने ऐश का साधन मानते हैं, फिर महिलाओं के शोषण का अंत होना चाहिए, पुरुषों के समान उन्हें भी अधिकार मिलना चाहिए। 1960 के दशक में पुरुषों के साथ महिलाओं के समानता पर जोर दिया गया। अफ्रीका में नारी अंग छेद के विरुद्ध एक आंदोलन चला। इस बात का अधिकार चलने लगा कि महिलाओं की संपत्ति, तलाक सुविधा कानूनी रूप मिलना चाहिए। महिलाओं के मातृत्व का महिलाओं को समानता का अधिकार देने का मतलब है उनको यौन शोषण की समाप्ति। इस तरह से महिलाओं का नारीवाद की रचना रही है और ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। अब हम दार्शनिकों के बारे में अध्ययन करेंगे। इन दार्शनिकों में लॉक, रूसो, पाश्चात्य सभ्यता से हॉब्स रहेंगे और हॉब्स जैसे तमाम दार्शनिकों का क्रमबद्ध अध्ययन हमारा चलता रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर। हम आपको पूरा राजनीति विज्ञान का अध्ययन कराएंगे। धन्यवाद।